doing great. I'm Dr. Mehnaz Shafi, your biology educator, and today we are going to explore one of the most fundamental processes in biology, that is cell cycle and cell division. This chapter is important for both boards as well as NEET point of view. Like what is the significance of mitosis or meiosis, or write down the stages of the meiosis first. कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड्स में आ सकते हैं. एंड इफ आई विल टॉक अबाउट द नीट पॉइंट ऑफ व्यू, नीट में पहले तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, एमसीक्यूज वैसे आ ही जाएंगे, लेकिन प्लस इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस दोस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. अगर आपके पास एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स है तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे. सो पूरा जो लेक्चर है वो आप अच्छे से पूरा समझते जाना ताकि आपको वो लास्ट पे क्वेश्चंस आ जाए. So have you ever thought that why the cell division is important for all the living organisms? Just imagine for a moment, आपकी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है जो डिवाइड करते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो नए नए सेल्स बनाते हैं. क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये जो सेल्स है, एक सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे सेल डिवीजन करना है? एक सेल को कैसे पता चलता है कि मुझे अब सेल डिवीजन स्टॉप करना है? कौन से चेक पॉइंट्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से एंजाइम्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और कैसा प्रोसेस होता है? क्या एक सेल को जब सिग्नल मिलता है कि आपको सेल डिवीजन करना है, क्या वो तुरंत सेल डिवीजन करेगा या पहले वो कुछ तैयारी करेगा फिर सेल डिवीजन करेगा? तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर माय डियर आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट मी क्लियर यू वन थिंग. अगर कुछ बच्चों को बेसिक्स नहीं पता है, लाइक डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड में क्या डिफरेंस है, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, काइनेटोकोर क्या होता है, तो उस बच्चे के लिए ये चैप्टर समझना मुश्किल है. अब यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको बेसिक्स क्लियर है, एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको बेसिक्स अभी नहीं क्लियर है, जो फ्रेशर्स है. सो फर्स्ट लेट मी जस्ट गिव मी 5 to 10 minutes. आई जस्ट वांट टू फर्स्ट क्लियर योर कुछ बेसिक्स, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक बनाएंगे, वैसा ही सेम प्रोसेस रहेगा. हम एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको नोट्स भी बनवा के दे देती हूँ, प्लस एनसीईआरटी लास्ट पे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा किसके बारे में 5 मिनट्स पढ़ेंगे, हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में. So what you have to do, अपनी एनसीईआरटी सामने रखो, अपनी जो नोटबुक है वो खोलो, एंड ऐसे करके ना एक बॉक्स बना लो और ऊपर लिखो बेसिक्स. मेरे साथ साथ बनाते जाओ. नाउ अब देखिए यहाँ पे मैंने सेल बनाई है. एज वी नो कि मैम सेल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लस सेल के अंदर देयर इज न्यूक्लियस, ये भी आपको पता है. नाउ अगर मैं बेटा इस न्यूक्लियस के अंदर की बात करूंगी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, सबको पता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, प्लस आरएनए भी होता है. तो यहाँ पे इस टाइम पे जब एक सेल रेस्ट पे होती है, व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, रेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये आराम फरमा रही है, रेस्ट का मतलब है कि सेल के अंदर एक्टिविटीज तो है, सेल एक्टिव है, बस डिवाइड नहीं कर रही है. समझ आया? रेस्ट का मतलब है सेल एक्टिव है, सेल के अंदर फंक्शन हो रहा है, काम चल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन सेल अभी डिवाइड नहीं कर रही है. तो व्हेन द सेल इज एट रेस्ट, इसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होगा, इसके अंदर जो डीएनए होगा वो बिल्कुल एक धागे की तरह होगा. ये मान के चलो बेटा ऐसे करके, ये क्या है बेटा, ये डीएनए है. अब ये डीएनए अकेले नहीं होता, इसके फ्रेंड भी इसके साथ होते हैं. मतलब इसके पास क्या होगा, इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसके ऊपर ये लिपटा होता है, उनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स. प्लस यहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे, बहुत अच्छी बात है. प्लस इस डीएनए से आगे जाके क्या बनेगा, आरएनए भी बनता है. ठीक है, तो ये सारा स्ट्रक्चर, ये जो चारों चीजें हैं, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं क्रोमैटिन. वी कॉल इट क्रोमैटिन. सो व्हाट इज क्रोमैटिन? क्रोमैटिन का मतलब होता है when the cell is at rest, DNA is present in the form of thin thread like structure, that is the chromatin. जब बेटा इस सेल को सिग्नल मिलता है कि आपको डिवाइड करना है, when the cell is about to divide, when the cell is about to divide, इसके अंदर ये जो डीएनए होता है ना, ये कंडेंस हो जाता है. क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है. मान के चलो ये डीएनए है, ये ऐसे ऐसे करके कंडेंस हो जाता है, एंड फाइनली यहाँ पे क्या बनता है, एक क्रोमोसोम बनता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रोमोसोम्स डायरेक्टली बनाते हैं. तो मान के चलो बेटा यहाँ पे ऐसे करके क्रोमोसोम्स बन जाते हैं. अब इमेजिन करो ये सेल आपकी है,
एंड आपके सेल को, ह्यूमन सेल की बात हो रही है, आपके सेल को हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। एंड इमेजिन दिस इज नॉट द डिजिटल बोर्ड, दिस इज द माइक्रोस्कोप। अब तुम अपने सेल को देख रहे हो, अब तुम्हें नजर क्या आ रहा है? तुम्हें नजर आ रहा है कि मैम यहाँ पे, लेकिन आप सेल को कब देख रहे हो? जब उसको डिवाइड करना है, उस टाइम पे आपने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे। आप बताएंगे मैम जी ये स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? मैं बोलूंगी बेटा डरो मत, ये आपके क्रोमोसोम्स है। क्या है? क्रोमोसोम्स है। और मैं आपको बोलूंगी बेटा जल्दी से इनको गिन लो। आपने बोला मैम गिन लिया, कितने हैं मैम? 23 है। ओके, नाउ ये जो 23 क्रोमोसोम्स है ये आपको आपके पापा से मिला है। पी से पापा, पी से पैटर्नल। दीज क्रोमोसोम्स आर नोन एज पैटर्नल क्रोमोसोम्स। फिर आप ध्यान से जब देखोगे आपको पता लगेगा कि मैम इस साइड से भी क्रोमोसोम्स है। एंड मैं आपको बता रही हूँ बेटा जल्दी से गिन लो। आपने बोला मैम गिन लिया, कितने हैं मैम? 23 क्रोमोसोम्स है इस साइड से भी। और ये वाले जो क्रोमोसोम्स है ये आपको अपने मम्मा से मिले हैं। एम से मम्मा, एम से मदर, एम से मैटरनल क्रोमोसोम। दीज आर नोन एज द मैटरनल क्रोमोसोम। तो आपको एक सेल के अंदर दो इक्वल सेट्स मिल गए, दो क्रोमोसोम के सेट्स मिल गए। ये जो आपके पूरे क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो पूरे कितने क्रोमोसोम आ गए? 46। ठीक है, फिलहाल मैं इधर लिख रही हूं ये 46। अब ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज मैं इस 23 को नाम दे रही हूं कि ये n के बराबर है और ये 23 भी किसके बराबर है? n के बराबर है। अब मैं किसी बच्चे को बता रही हूँ बेटा मुझे बताओ इस सेल के अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम कितने हैं? वो बोलेगा मैम 23 है। देन मैं किसी और बच्चे को बोलूंगी बेटा इस सेल के अंदर पैटर्नल क्रोमोसोम कितने हैं? वो बोलेगा मैम n के बराबर है। तो कोई अगर 23 बोलेगा, कोई अगर n बोलेगा, एक ही बात है, दोनों सही है। अब अगर मैं किसी बच्चे को बोलूंगी बेटा मैटरनल क्रोमोसोम कितने हैं? एक बोलेगा मैम 23 है, एक बोलेगा मैम n है, तो वो भी सही है। अब एक बच्चे को मैं बता रही हूँ बेटा मुझे बताओ पूरे सेल में, इस पूरे सेल में कितने क्रोमोसोम्स हैं टोटल? एक बताएगा मैम 46 क्रोमोसोम है। मैं बोलूंगी बहुत अच्छा, वेल डन। दूसरा बताएगा मैम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मैं बोलूंगी ये भी बहुत अच्छी बात, ये भी सही आंसर है। कोई बताएगा मैम n+n, मैम 2n है। तो 2n का मतलब ही क्या होता है? 2n का मतलब होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम्स। तो ये जो 2n है इसको हम साइंस में डिप्लॉइड बोलते हैं। जब भी वर्ड डिप्लॉइड आएगा मतलब पेयर की बात हो रही है। तो अगर ह्यूमन सेल की बात बोलूंगी मैं तो 2n का मतलब है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर आप किसी और ऑर्गेनिज्म को ले लोगे तो ये नंबर चेंज हो सकता है। हो सकता है कि किसी सेल के अंदर कोई इंसेक्ट है, उसके सेल के अंदर मान के चलो टोटल 8 क्रोमोसोम है, तो उसमें 2n कितना होगा? 4 पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम ह्यूमन सेल से समझते हैं। तो सबसे पहले इधर हमें क्लियर पहली चीज हो गई मैम डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है। डिप्लॉइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से एंड इट मींस two complete set of chromosomes. ओके, एंड अगर मैं हैप्लॉइड की बात करूंगी, हैप्लॉइड का मतलब होता है अगर मान के चलो एक ह्यूमन सेल में मैंने 23 क्रोमोसोम निकाल दिए तो कितना बचा? ओनली 23, तो n ही बच गया ना, दैट इज नोन एज द हैप्लॉइड। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ, या सिंपली आप लिख सकते हैं वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब इमेजिन कर लो इसको बेटा मैं इधर लिख रही हूं 46। ठीक है, नाउ इमेजिन बेटा हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स का बना है। मान के चलो यहाँ पे ये जो सारे सेल्स है ना, ये सभी सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, मतलब 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो मैम इसमें भी 46, इसमें भी 46, इसमें भी 46, सारे के सारे माय डियर क्या है? डिप्लॉइड सेल्स है। 23 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स या 46 क्रोमोसोम। आप इमेजिन करो बेटा ये वाली जो लास्ट सेल है ना, इस सेल को मैंने बाहर निकाला, सेल को नहीं बाहर निकाला, इस सेल के अंदर मैंने 23 क्रोमोसोम्स को निकाल दिए। तो अब बेटा ये जो सेल बच गई, ये जो सेल बच गई, अब इसमें 46 नहीं, इसमें सिर्फ कितने हैं? 23। तो अगर ये नॉर्मल सेल्स जो थे, अगर मैम ये डिप्लॉइड सेल्स थे, तो ये वाली सेल माय डियर क्या हो गई? ये हो गई हैप्लॉइड सेल। आई होप कि आपको डिप्लॉइड और हैप्लॉइड का मतलब समझ आया। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एंड वन सेट इज इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। हैप्लॉइड मींस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, या तो पैटर्नल क्रोमोसोम या तो मैटरनल क्रोमोसोम। आई होप इतना क्लियर हो आपको। नाउ first just take the screenshot.
Just wait. Yes, take the screenshot. ओके नाउ अगर हम अपनी बॉडी की बात करेंगे, ह्यूमंस की अगर मैं बात करूंगी, तो ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी में वो सारे के सारे डिप्लॉइड है, ठीक है, उनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। जैसे हमारी मसल की सेल, हमारी लिवर की सेल, तो सारी सेल्स में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46। यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है, सिर्फ एक सेल है, दैट इज द हैप्लॉइड सेल। फीमेल्स में एक सेल और मेल्स में एक सेल, उन सेल्स को हम बोलते हैं गैमीट्स। गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बाकी जितने भी सेल्स है वो क्या है, वो सारे डिप्लॉइड है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैम हमारी बॉडी में लेट अस सपोज जो हमारी मसल सेल्स है, जो हमारी मसल सेल्स है वो उसमें कितने क्रोमोसोम है, 46 मैम, डिप्लॉइड है। जो हमारे लिवर सेल्स है उसमें कितने क्रोमोसोम्स है मैम, 46। लेकिन हमारे जो गैमीट्स है, यानी कि फीमेल्स में जो एग बनता है एंड मेल्स में जो स्पर्म बनता है, उनमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। सो ये दो क्या है, दीज आर डिप्लॉइड, और ये भी डिप्लॉइड है, और ये वाली क्या है, दीज आर हैप्लॉइड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैम ये जो एग और स्पर्म है ये क्यों हैप्लॉइड है, ठीक है, और ये कैसे हैप्लॉइड बनते हैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये जो बेसिक्स है ना, ये आपको सिर्फ इस वाले चैप्टर में यूज नहीं होगा, आगे जाके जब आप 12th का सिलेबस स्टार्ट करोगे तो वहां पे जो पहला ही यूनिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लस ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इन दोनों चैप्टर्स में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता तो बेटा भूल ही जाओ, आपको वो चीजें समझ आ जाएंगे, वो चैप्टर ही समझना मुश्किल है। देखिए बहुत 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 ईजी है। सबसे पहले हम याद रखेंगे कि मैम हमारी सेल में जितने भी सेल्स है वो सारे डिप्लॉइड है। अब यहां से मैं बात कर रही हूं मेल्स की, एंड यहां से हम बात करेंगे किसकी, फीमेल्स की। मेल क्या है माय डियर, मैम मेल पूरा डिप्लॉइड है, फीमेल भी पूरी क्या है, डिप्लॉइड है। अब मेल्स के अंदर ना एक ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज टेस्टिस। तो टेस्टिस भी क्या होगा, ऑब्वियसली मैम ये भी डिप्लॉइड होगा। और फीमेल्स में क्या होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओवरी। ओवरीज भी क्या होती है मैम, डिप्लॉइड होती है। अब टेस्टिस के अंदर ना एक सेल होती है जिसको हम बोलते हैं मेल जर्म सेल, एंड फीमेल्स के ओवरी के अंदर भी होती है एक सेल, दैट इज द फीमेल जर्म सेल। अब ये जो मेल जर्म सेल है ना, इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनियम। तो मेल्स के पास क्या होता है, एक स्पेशल सेल होती है स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, ऑब्वियसली मैम अगर मेल डिप्लॉइड है, टेस्टिस डिप्लॉइड है, तो ये भी क्या होगा, ये भी मैम डिप्लॉइड होगा। और फीमेल्स में ओगोनियम होती है, ये भी क्या होगी मैम, डिप्लॉइड होगी। अब यहाँ पे देखो माय डियर क्या होता है, यहाँ पे ना एक स्पेशल डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मायोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मायोसिस। इधर भी क्या होगा मैम, इधर भी मायोसिस होगा। तो बेटा जो मायोसिस होगा ना, मायोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन जाती है। यहाँ पे भी हैप्लॉइड सेल बनेगी और यहाँ पे भी हैप्लॉइड सेल बनेगी। ये जो हैप्लॉइड सेल बन गया इसको हम बोलते हैं स्पर्म, एंड ये जो हैप्लॉइड सेल बन गया फीमेल्स में, इसको हमने बोला ओवम। तो मतलब मैम सिर्फ गैमेट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। अब आंसर है मैम क्यों ये हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगी, व्हेन देयर विल बी द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, तो यहाँ पे माय डियर बनता है जाइगोट। ये 2 एंड मिल जाएगा तो बेटा ये वाली सेल क्या कहलाएगी, जाइगोट कहलाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। ये जो जाइगोट होता है ना, यहाँ यही इसी जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये लो भाई, ये हमने यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बनाया, ये लो भाई, ठीक है, ये नया ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो नया ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या होगा मैम, ये जाइगोट से बना। जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड। ये पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिप्लॉइड, इसलिए हम भी क्या है, डिप्लॉइड है। आई होप इतना क्लियर है सबको। सिंपली डिप्लॉइड मीन्स 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हैप्लॉइड मीन्स ओनली 23 इन केस ऑफ ह्यूमन सेल्स। ओके, नाउ सेकेंड यहाँ पे जो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, दैट इज कि मैम माइटोसिस और मियोसिस का ट्रेलर में बेटा बता रही हूँ, पढ़ना तो डिटेल में है। यहाँ पे मैं क्या बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा ट्रेलर बताने जा रही हूँ, माइटोसिस एंड मियोसिस। देखो माइटोसिस का सिंपली मतलब है, अगर आपके पास एक डिप्लॉइड सेल है, ठीक है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, मैं इस डिप्लॉइड सेल को बोल रही हूँ कि आप माइटोसिस करो। ये बोलेगा जी हुकुम। ये माइटोसिस जब करेगा ये बनाएगा 2 सेल्स, और दोनों के दोनों सेल्स जो होंगे वो दोनों के दोनों सेल्स होंगे डिप्लॉइड, ठीक है। तो ये लो, ये इसने 2 सेल्स बनाई, बहुत अच्छी बात है। बट मान के चलो अगर मेरे पास कोई सेल है जिसमें सिर्फ जो होली हैप्लॉइड है,
क्या मैम ये माइटोसिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में बेटा ऐसा होता है। एनिमल्स में सिर्फ डिप्लॉइड सेल माइटोसिस करती है, लेकिन प्लांट्स में डिप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकती है और हैप्लॉइड सेल भी माइटोसिस कर सकती है। तो मैम जब इसने माइटोसिस किया तो ये क्या बनाएगी मैम? ये बनाएगी दो सेल्स। यहाँ पे इसने एक सेल बनाई और यहाँ पे इसने क्या बनाई? दूसरी सेल। और ये दोनों सेल्स बेटा क्या होंगे? ये दोनों सेल्स होंगे हैप्लॉइड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो माइटोसिस या तो डिप्लॉइड होगा या तो हैप्लॉइड होगा। तो हमेशा क्या बनेगा? अगर डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे, अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। और ये जो सेल्स है इनको हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। ये जो बन गई सेल्स इनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। ओके, नाउ मायोसिस की अगर हम बात करेंगे, मान के चलिए माय डियर आपके पास एक सेल है और ये जो सेल है ये है डिप्लॉइड। मैं इस सेल को बोल रही जल्दी से क्या कर लो? मायोसिस। ये बोलेगी ओ मैम मैं ना एकदम से मायोसिस नहीं कर सकता हूँ, मुझे ना स्टेप्स में आदत है मायोसिस करने की। तो मैं बोलूँ कोई बात नहीं, कर लो स्टेप्स में। तो ये सेल जो है ये बोलेगा पहले मैं मायोसिस फर्स्ट कर लेता हूँ, फिर मैं मायोसिस सेकंड कर लेता हूँ, तब जाके मैं सेल्स पूरी बना देता हूँ। मैं बोली ठीक है भाई साहब बना लो। तो बेटा ये क्या करेगा? ये करेगा मायोसिस फर्स्ट और यहाँ पे दो सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो दो सेल्स बन गए, अगर इसके पास 46 क्रोमोसोम है, ये इसको 23 दे देगा, इसको 23 दे देगा। तो मतलब यहाँ पे दो हैप्लॉइड सेल्स बने एंड इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? हमने बोला इसको मायोसिस फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा मैम? उसके बाद ये जो ये वाली सेल है ये इट विल अंडरगो मायोसिस सेकंड एंड इट विल फॉर्म 4 सेल्स। ये लो भाई, ये एक सेल बन गई, ठीक है, ये दूसरी सेल यहां पे बन गई, ये हो गई थर्ड वन एंड ये क्या हो गई बेटा? फोर्थ वन। कितने सेल्स बने? 4 सेल्स। देखिए ये जो 4 सेल्स बन गए ये सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। तो दैट मीन्स इन मायोसिस फ्रॉम वन डिप्लॉइड सेल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स and in mitosis from one diploid cell there is the formation of only 2 diploid cells or from one haploid cell there is the formation of only 2 haploid cells। ठीक है, इतना क्लियर है? थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक है ये, तो हमें ट्रेलर पूरा पढ़ना ही है। तो बस ये आपको थोड़ा मैंने ट्रेलर बता दिया क्या क्या चीजें हो रही है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस स्टेज इज नोन एज meiosis second। नाउ अब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है, माइटोसिस मायोसिस का क्या मतलब होता है, किस में माइटोसिस होगा, किस सेल में। ओवरऑल बेटा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स है ना उनमें माइटोसिस होता है। जैसे कभी कोई इंजरी लग जाती है, जख्म लग जाता है, तो बेटा वहां पे सेल्स डैमेज होते हैं ना, तो अगल बगल में जो नॉर्मल सेल्स है ना वो क्या स्टार्ट करेंगे? वो माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। माइटोसिस का सिर्फ ये मतलब नहीं कि मैम एक से 2 सेल बन के बस रुक गया, नहीं, जितनी सेल्स बेटा हमें जरूरत होगी उतनी ज्यादा सेल्स बनते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक सेल है, इसने माइटोसिस की 2 सेल्स बनाई, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमें और सेल्स चाहिए। तो बेटा ये आगे जाके फिर से माइटोसिस करेगी और 2 सेल्स बनाएगी, ये आगे जाके फिर से माइटोसिस करेगी, ये और 2 सेल्स बनाएगी, ये आगे जाके फिर से माइटोसिस करेगी, ये और 2 सेल्स, तब तक बेटा ये सेल्स बनती जाएंगी जितनी हमें बेटा जरूरत होगी। ओके, अब यहाँ पे मैम इनको कौन बता रहा है रुक जाओ डिवीजन करो, तो बेटा उसके बारे में जब हम सेल साइकिल पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको चेक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी, कुछ एंजाइम्स काइनेसिस के बारे में बताऊंगी, तो वहां पे वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस फिलहाल इतना याद रख लो। नाउ अब सेकंड जो आपको नेक्स्ट जो आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, दैट इज अबाउट द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रियोसोम क्या होता है। इससे पहले जो मैंने पिछले वाला चैप्टर पढ़ाया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अगर आप में से वो किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज वहां पे जाओ, वहां पे देख लो। जो न्यूक्लियस वाला पार्ट मैंने पढ़ाया है प्लस जो मैंने सीलिया एंड फ्लैजुला वाला पार्ट पढ़ाया उसको जरूर देखें, उसमें बेटा ये सारे टर्म्स आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बस थोड़ा सा बता रही हूँ। देखो बेसिक्स में आपको याद क्या रखना है, ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का यहाँ पे एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। ओके, सेंट्रोमियर के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर। काइनेटोकोर आगे जाके बेटा जब हम माइटोसिस एंड मियोसिस की फेजेस पढ़ेंगे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वहां पे आप देखोगे मेटाफेज में क्या होता है, ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और वो स्पिंडल फाइबर इस काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। तो जब मैं वहां पे बोलूंगी ना स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, तो वहां पे आपको ये नहीं होना चाहिए मैम काइनेटोकोर क्या होता है, तो पहले ही याद रखना ना
सेंट्रोमियर के बाहर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज द काइनेटोकोर, एंड इसी काइनेटोकोर के साथ क्या अटैच हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बेटा अभी मैंने क्रोमोसोम बनाया, इट इज अ नॉर्मल क्रोमोसोम। क्या है बेटा, ये एक सिंगल एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। यहाँ पे मैं फिर से बना रही हूँ, ये मान के चलो बेटा एक क्रोमोसोम है, इसको मैंने बोला ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम। जब इसको डिवाइड करना होता है ना, तो ये अपना डीएनए डबल कर देगा, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। मान के चलो ये एक क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ऐसे करके अपना डीएनए, देखो इसके अंदर डीएनए है, ये इसके अंदर डीएनए है। अब इसने क्या किया, डीएनए को रेप्लिकेट किया। तो ये कितने, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, नॉर्मल वन क्रोमोसोम, ये एक ही क्रोमोसोम है, ये भी बेटा एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डीएनए है ना वो डबल है, यहाँ पे बेटा डीएनए क्या है, डबल है, बाकी कुछ नहीं है, क्रोमोसोम नंबर सेम है। क्यों मैम इसको क्रोमोसोम नंबर सेम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी बेटा जब तक यहाँ पे ये एक सेंट्रोमियर है ना, इन दोनों को मिलाकर जब तक एक सेंट्रोमियर है तब तक ये एक ही क्रोमोसोम कहलाएगा। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखनी है कि ये जो हमारा, इसको बोलते हैं रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। अगर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है तो मैम इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये है मैम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है। एंड इस रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स होते हैं, टू क्रोमैटिड। मैम ये क्रोमैटिड क्या होता है, देखो इसमें ना ये एक क्रोमैटिड कहलाएगा और ये बेटा दूसरा क्रोमैटिड कहलाएगा। कितने क्रोमैटिड है, दो। इसमें तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हैं या तो सिंपल एक क्रोमोसोम है या तो इसमें एक ही क्रोमैटिड है। तो मैम इसमें दो क्रोमैटिड, ये और ये। अब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड आपस में क्या कहलाएंगे, ये आपस में कहलाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड। इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। तो आपको माय डियर समझ आया क्रोमैटिन का, TIN, क्रोमैटिन का मतलब होता है व्हेन द डीएनए इज प्रेजेंट इन द थिन थ्रेड लाइक फॉर्म। लेकिन क्रोमैटिड का मतलब है मैम जब एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, ये जो दो बंदे होते हैं इनको हमने क्या बोला, क्रोमैटिड। लेकिन आगे जाके बेटा क्या होता है, अगर मान के चलो मैं इन दो क्रोमैटिड्स को अलग अलग कर दूं, क्या कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो ये पिंक वाला बेटा अलग हो जाएगा ऐसे करके, इसको अपना अलग सेंट्रोमियर मिल जाएगा। और ये वाला जो बेटा रेड वाला है ये अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अलग हो गया, इसको अपना क्या मिला, इसको अपना सेंट्रोमियर मिला। तो इसको हम बोलते हैं, अब यहां पे बेटा ये एक क्रोमोसोम बना, ये क्या बन गया, दूसरा क्रोमोसोम। तो आपने इनको अलग अलग किया, इनको अपना अलग अलग सेंट्रोमियर दे दिया, तब ये क्या बन गए, तब ये बन गए अपने अलग अलग क्रोमोसोम। और वही सेम चीज है बेटा, इसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, ये काइनेटोकोर भी अटैच होगा, ठीक है। इसीलिए आगे जाके जब बेटा आप मायोसिस पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अगर एक डिप्लॉइड सेल से दो हैप्लॉइड सेल्स बने, तो हैप्लॉइड सेल में आगे जाके मैम कैसे चार हैप्लॉइड सेल्स बनी। उसमें बेटा यही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये अलग अलग जब हो जाएगा तो दो क्रोमोसोम बन जाए, लेकिन जब तक इनका एक ही सेंट्रोमियर है तब तक ये एक ही क्रोमोसोम है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर chapter. Okay, take the screenshot. Now let's start the main chapter, that is the cell cycle and cell division. And इस चैप्टर में हम तीन चीजें कवर करने वाले हैं। पहले हम जानेंगे सेल साइकिल क्या होता है, देन माइटोसिस क्या होता है, एंड फाइनली द लास्ट वन इज मायोसिस। फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट दिस टॉपिक्स हियर। क्या क्या टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज सेल साइकिल, सेकेंड इज माइटोसिस एंड मायोसिस। Now first let's understand what is cell cycle. तो सेल साइकिल समझने के लिए मान के चलो मेरे पास एक सेल है, दिस इज द सेल। जब बेटा इस सेल को सिग्नल मिलता है कि इसको डिवाइड करना है, इसको आगे जाके दो सेल्स बनाने हैं, तो ये एकदम से डिवाइड नहीं करती है। पहले ये कुछ तैयारी करेगी जिसको हम इंटरफेज भी बोलते हैं। तैयारी में क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी, इसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज है उनका डुप्लीकेशन हो जाएगा, प्लस इसका जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। एंड फाइनली ये सारी तैयारी करने के बाद दिस सेल विल फाइनली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। तो मान के चलिए यहाँ पे
इन्होंने क्या किया, इस सेल ने यहाँ पे ये 2 सेल्स बनाए, डॉटर सेल्स बनाए। ये जो सारा प्रोसेस चला, ये जो सारे इवेंट्स हो गए, ये जो सारे चेंजेस हो गए, जहां पे एक सेल ने तैयारी करने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनाए, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। आगे जाके बेटा ये वाली सेल जो है फिर से इसमें ग्रोथ होगी, फिर से इसमें ऑर्गेनेल्स का रेप्लिकेशन होगा, फिर से आगे जाके 2 सेल्स बनेंगे। ऐसे ही करके ये वाली सेल भी ग्रो करेगी, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज करेगी, इंटरफेस में जाएगी, ऑर्गेनेल्स को रेप्लिकेट करेगी एंड फाइनली फिर से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। तो ये साइकिल बेटा प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। तो अगर हम यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम सो दैट आपको इजी हो जाएगा समझने में। देखिए ये सिंपली एक सेल है, ये जो सेल है जब इसको डिवाइड करना होता है सबसे पहले बेटा इसकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद बेटा इसका जो डीएनए है वो भी डबल हो जाता है एंड डीएनए डबल होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो कलर का डीएनए, फिर ये 2 डीएनए जो है इसकी स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाते हैं और ना वहां पे नया नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाता है, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है एंड फाइनली यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, एवरी सेल में ग्रोथ होती है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होता है जहां पे इसका डीएनए डबल हो जाएगा एंड फाइनली सेल बेटा क्या करती है, डिवाइड करती है। सो फर्स्ट डायरेक्टली बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सेल साइकिल। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, सेम डेफिनेशन जो आपकी एनसीईआरटी बता रही है एंड उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेल साइकिल। सो फर्स्ट राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल। आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 120 का जो सेकंड पैराग्राफ है वहां पे बेटा ये चीजें दी गई है और डेफिनेशन भी वहां दी गई है, तो चलिए लिख लेते हैं। So, what is cell cycle? These are the sequence of events These are the sequence of events by which a cell duplicates its genome। पहला क्या होगा, duplicates its genome, ठीक है, synthesizes the other constituents of cell, synthesizes other constituents of cell and eventually divides into 2 daughter cells। ओके, क्या मतलब है मैम इसका? इसका मतलब है वो सारे इवेंट्स, वो सारे फेजेस, वो सारे चेंजेस, ऑल द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच एक सेल क्या करती है बेटा, अपना जो जीनोम है, जीनोम का यहाँ पे मतलब है डीएनए, अपने डीएनए को क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी, डबल करेगी डीएनए को एंड ऑल्सो सिंथेसाइजेस अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब यहाँ पे है सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टर्स, लाइसोसोम्स, वो सारा बेटा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा एंड फाइनली डिवाइड्स द सेल into 2 daughter cells। So simply what is cell cycle? Ma'am, it is a sequence of events by which a cell duplicates its genome and synthesizes all other cell organelles and finally divides into 2 daughter cells। Now, what are the features of cell cycle? I hope it is done। देखिए, ये जो बेटा सेल साइकिल होता है ना, पहला पॉइंट जो आप यहां पे याद रखेंगे that is cell cycle takes place in coordinated manner। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखो कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है मिलजुल के काम करना। मिलजुल कर काम करने का मतलब होता है, यहाँ पे अगर सेल साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, जब एक सेल को ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट करने होते हैं ना, पहले कुछ ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट होता है, फिर डीएनए डबल हो जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट होगा। कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए डबल करने से पहले रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये फिक्स्ड होती है, कब जी फेज चलेगा, कब G1 फेज चलेगा, कब S फेज चलेगा, कब G2 फेज चलेगा, ये सारा फिक्स्ड है। तो ये सारा कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, second is this cell cycle is genetically controlled।
जेनेटिकली कंट्रोल्ड का मतलब होता है कि ये जो सारा सेल साइकिल में ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, ये सारे बेटा जीन्स कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही बेटा जो कैंसर सेल्स होती है ना, उनमें जो जीन होता है ना, उनमें जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल साइकिल के लिए, वो जीन खराब हो जाते हैं, जिससे एक सेल को पता ही नहीं चलता है कि इसको डिवीजन कब करना है, इसको डिवीजन कब रोकना है। एज अ रिजल्ट देयर इज अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स। इसीलिए यहाँ पे जितने भी प्रोसेस होंगे, जितने भी चेंजेस आ जाएंगे, जितने भी इवेंट्स होंगे, दे ऑल आर जेनेटिकली कंट्रोल्ड। सो मतलब यहाँ पे ये हम क्या लिख सकते हैं, ऑल द इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय, ऑल इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। तीसरा पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, दैट इज जो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना, वो सिर्फ एक ही फेज में होता है, दैट इज द एस फेज। बाकी आपको किसी भी जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रोथ जो होती है ना, वो हर जगह पे होगी। अभी आप आगे जाके देखोगे, जीवन में भी ग्रोथ हो रही है, G2 में भी ग्रोथ हो रही है, एम फेज में भी ग्रोथ हो रही है। तो हम लिखेंगे कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन occurs only in one phase, only in one phase, but जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ is the continuous process। ओके, ग्रोथ क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, हर फेज में होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैम ये जो सेल साइकिल है, इसका टाइम क्या है, कितने टाइम तक, कितना टाइम लगता है एक सेल को डिवाइड करने में, तैयारी करने में। तो आपकी एनसीईआरटी में बेटा दो चीजें आपको याद रखनी है। मैम क्या याद रखना है, पहला, अगर हम ह्यूमन सेल को कल्चर में, लैब में बेटा उसको कल्चर करेंगे, ये नॉर्मल सेल्स की बात नहीं हो रही, अगर कल्चर में आप ह्यूमन सेल को ले रहे हो, उसको 24 आवर्स टाइम लगेगा क्या करने में, सेल डिवीजन करने में। अब 24 आवर्स में से 23 आवर्स ये सेल बेटा तैयारी करती है, और लास्ट का जो 1 घंटा होता है ना, उसमें ये डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ह्यूमन सेल, अगर हम इसका कल्चर करेंगे, लैब में ग्रो करेंगे, तो हमें पता चलता है कि इसका जो सेल साइकिल टाइमिंग जो है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, सेल साइकिल टाइमिंग, कितना टाइम लगता है एक सेल को डिवाइड करने में। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पे 24 आवर्स, 24 आवर्स, ठीक है। एंड यीस्ट को कितना मिनट लगता है, 90 मिनट्स। ओके, अब देखिए, ये जो बेटा सेल को 24 आवर्स लगते हैं ना, इसमें जो तैयारी होती है उसमें 95% आप मान के चलो तैयारी हो रही है, तो उस तैयारी को बोलते हैं इंटरफेज। और जब सब एक्चुअली डिवाइड करती है ना, उसको बोलते हैं एम फेज। तो वो मैं आगे जाके आपको लिखवा देती हूँ, समझा भी देती हूँ। तो यहाँ पे आप याद रखोगे कि 24 आवर्स में से जो 23 आवर्स होती है, वो किसके लिए होते हैं, यस, इंटरफेज के लिए, इंटरफेज के लिए होते हैं। एंड जो 1 आवर होता है, वो किसके लिए होता है, एम फेज, यानी कि डिवीजन, ये एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है उसके लिए होता है। अगर मैं यीस्ट की बात करूंगी, इसका जो 5%, मतलब आप मान के चलो 4 मिनट से डिवाइड करेगा, बाकी जितना भी टाइम है उसमें वो क्या करेगा, तैयारी कर देगा। देखो, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे मान के चलो किसी की शादी है, एंड शादी जो है उनको 1 साल के बाद है, तो 1 साल में वो क्या करते हैं, वो पहले तैयारी करते हैं। 1 साल लगता है तैयारी होने में, घर को रिन्यू करने में, बाकी सारी चीजें, समझ रहे हो ना। तो सारी तैयारी करने में बेटा कितना टाइम लगता है, मान के चलो 9 मंथ्स लगते हैं। फिर बेटा शादी कितने टाइम होती है, सिर्फ 2 दिन, या किसी को कोई 3 दिन शादी कर लेते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे पूरे साल तैयारी होगी, और शादी जो होगी वो 2 दिन होगी। सेम यहाँ पे भी है, पहले पूरे 23 आवर्स तैयारी होगी, और डिवीजन जो होगा वो लास्ट 1 आवर का होगा, ठीक है। सो दिस वाज एन ओवरव्यू अबाउट द डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं सेल साइकिल का। अब हमें पढ़ना है डिटेल में ये सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। मैम कौन कौन से फेजेस ऑफ सेल साइकिल होती है और कब क्या चीजें होती है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज द फेजेस ऑफ सेल साइकिल। आपकी एनसीईआरटी में बेटा ये वाला डायग्राम दिया गया है, पहले मैं आपको इसी से समझा देती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे सारा बेटा मैं आपको लिखवा भी देती हूँ, प्लस आगे जाके बेटा एक्सप्लेन भी हम कर देते हैं। देखो, ये जो बेटा आपके एनसीईआरटी में डायग्राम है ना, इसका मतलब है जब एक सेल को सिग्नल मिलता है डिवीजन करने के लिए, तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा प्रोसेस, यहाँ ये जो मैं लेबल कर रही हूँ, इसको बेटा बोलते हैं इंटरफेज। यहाँ पे सेल तैयारी करेगी, और यहाँ फेज जो है, ये वाला फेज, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन। बेटा यहाँ पे होगा,
तो आप देख सकते हो 90% जो है वो तैयारी में लगा है, दैट इज नोन एज इंटरफेज। एंड इतना फेज जो है दिस इज नोन एज एम फेज या माइटोटिक फेज, जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो सबसे पहले इंटरफेज बहुत ज्यादा टाइम तक होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि इंटरफेज वही सब 95% इंटरफेज होता है एंड 5% बेटा क्या होता है, एम फेज होता है। तो इंटरफेज को हम क्या करते हैं, इंटरफेज को हम दूसरा नाम बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज, या हम बेटा इसको बोल सकते हैं रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज, और हम इसको माय डियर बोल सकते हो मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज, मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। एंड ये बेटा होता है लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। इंटरफेज ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट फेज है, तैयारी हो रही है 24 में आवर्स में से 23 तैयारी ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट फेज है। प्रिपरेटरी फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है, सेल ग्रो कर रही है, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट हो रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है, जैसे शादी की प्रिपरेशन होती है पूरे साल। रेस्टिंग फेज का ये मतलब बिल्कुल नहीं समझना है कि सेल एक रेस्टिंग फेज में होते हैं कि मैम सेल तो कुछ काम कर ही नहीं रही है, आराम से बैठे हुए, नहीं। रेस्टिंग फेज का मतलब है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, मतलब सेल अंदर काम कर रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, बाकी रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन अभी बेटा सेल डिवाइड नहीं कर रही है, इसी को हम बोलेंगे रेस्टिंग फेज या मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। एम फेज की अगर हम बात करेंगे, एम फेज को हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब है ऑब्वियसली यहाँ पे जो सेल है ना वो मल्टीप्लाई हो रही है, डिवाइड करके मल्टीप्लाई हो रही है, या इसको हम अगर माइटोसिस करना है तो इसको हम बोल सकते हैं माइटोटिक फेज। और ये वो फेज होता है बेटा जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यहां पे क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन। डन। नाउ अब ये जो इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस में आगे जाके 3 फेजेस हैं। पहला जो फेज कहलाएगा दैट इज नोन एज G1 फेज, देन देयर इज S फेज एंड फाइनली देयर इज द G2 फेज। G का मतलब माय डियर होता है ग्रोथ फेज एंड S मींस सिंथेटिक फेज या सिंथेसिस, सिंथेटिक फेज, जहां पे सिंथेसिस होगी, डीएनए बन जाएगा, सिंथेटिक फेज। ओके तो बेटा हम यहां पे बोल सकते हैं, अगर हमें कोई बोलेगा सेल साइकिल का सीक्वेंस क्या है, पहले क्या होगा G1, S, G2 एंड फाइनली क्या होगा, M फेज। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहां पे पहले G1 फेज, सीक्वेंस बता रही हूं बेटा, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ये एक बार बेटा क्वेश्चन आ चुका है नीट में, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल, सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का क्या सीक्वेंस रहता है मैम, पहले G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद M फेज। नाउ कमिंग टू द M फेज। M फेज की माय डियर अगर मैं बात करूंगी तो M फेज का मतलब होता है एक्चुअल सेल डिवीजन। जब बेटा एक्चुअली सेल डिवाइड करती है ना, पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बाद में बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है ना, इसको हम साइंस में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, तो M फेज मैम, M फेज में फर्स्ट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड बाद में मैम साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस जब डिवाइड करना होता है तो उसमें क्या आ जाते हैं, उसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा, सबसे पहला जो फेज होगा दैट इज नोन एज प्रोफेज। उसको हम क्या बोलेंगे, पहले मैम कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज चलता है, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, after that anaphase and finally last is the telophase. Okay, so this is a trailer, ये हमने ट्रेलर थोड़ा लिखा सेल phases of the cell cycle. Now अब हम डिटेल में देखेंगे मैम, पहले G1 में क्या चेंजेस आ जाएंगे, S फेज में क्या चेंजेस आ जाएंगे, G2 में क्या चेंजेस आ जाएंगे, और फिर ये वाला M फेज कैसे होता है, प्रोफेज मेटाफेज में क्या क्या होगा, साइटोकाइनेसिस में क्या क्या होगा। लेट्स discuss all these phases in detail. So take this screenshot.
सो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैम G1 फेज में क्या चेंजेस हो रही है, S फेज में क्या चेंजेस हो रही है और G2 फेज में क्या चेंजेस हो रही है। तो सबसे पहले हम बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे G1 फेज। ओके, सो G1 फेज। सबसे पहला पॉइंट जो माय डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज, देखो पहले G1 फेज होगा, फिर S फेज होगा, फिर G2 फेज होगा। G1 फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, ये सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला फेज होगा, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। सेकेंड पॉइंट जो आप यहाँ पे याद रखेंगे दैट इज, देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये बेटा M फेज है, तो M फेज के बाद एक्चुअली G1 फेज आता है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ पोस्ट माइटोटिक फेज। सो इट्स ऑल्सो नोन एज पोस्ट माइटोटिक फेज। अगर मैं S की बात करूंगी, G1 के बाद क्या आ जाता है, S फेज आ जाता है, मतलब S फेज, इसको मैं बोल सकती हूँ प्री सिंथेटिक फेज। S फेज से पहले G1 फेज आता है, सो आई कैन राइट इट हियर प्री सिंथेटिक फेज। ओके, अब मैम इस G1 फेज में क्या क्या चेंजेस आती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैम क्या होगा जब एक सेल G1 फेज में होगी। पहला जो फेज होगा, पहली जो चेंज होगी दैट इज सेल बेटा ग्रो करेगा। मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है ना वो G1 में होती है, G2 में भी होगी, S में भी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ जो होगी वो किस में होगी, वो होगी बेटा G1 फेज में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। अब एक सेल को ग्रो करने के लिए ना बेटा एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए बेटा, एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, बिकॉज प्रोटीन से ही एंजाइम बनेंगे। तो मतलब हमें यहाँ पे प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन करना जरूरी है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी करना जरूरी है, तभी जाके माय डियर प्रोटीन बनेगा। तो यहाँ पे G1 में भी बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन्स बनती है, G2 में भी प्रोटीन्स बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ग्रोथ होगी वो कहां पे होगी, G1 फेज में। सेकेंड, डीएनए डैमेज रिपेयर। डीएनए डैमेज रिपेयर, इसका मैम क्या मतलब है, देखो आपको पता है बेटा G1 के बाद जो S फेज में जब बेटा वो सेल चली जाएगी, S फेज में डीएनए को डबल होना है। तो डीएनए को डबल होने से पहले वहां पे बेटा डीएनए को ना देखा जाता है कि कहीं ये सीक्वेंस जो है, जीन्स का जो सीक्वेंस वो गलत तो नहीं है। अगर गलत है बेटा उसको क्या किया जाता है, उसको ठीक कहां पे किया जाता है, G1 फेज में ही किया जाता है। प्लस अब सेल बेटा ग्रो हो गई, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स है ना वो भी क्या करेंगे, वो रेप्लिकेट करेंगे। तो हम लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि मैम यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स क्या कर रहे हैं, रेप्लिकेट। लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जो रेप्लिकेट नहीं करेंगे, उनका बेटा अलग ही एटीट्यूड होगा। सम सेल्स आर लाइक, ओ अभी तो हमारा मूड है ही नहीं रेप्लिकेशन करने का, हम तो बाद में रेप्लिकेट करेंगे जब G2 फेज आ जाएगा। तो ये महान ऑर्गेनेल्स कौन है जो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेट्स एंड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स से बोल सकते हो या क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा ये G1 फेज में ये वाले रेप्लिकेट नहीं करेंगे, बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो सारे रेप्लिकेशन करेंगे, वो सारे डबल हो जाएंगे। उसके बाद मैम क्या होगा, उसके बाद बेटा ये जो G1 फेज है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। क्यों, क्योंकि G1 फेज में ही सेल डिसाइड करेगा कि क्या मुझे आगे जाके डिवाइड करना है, क्या मुझे अब परमानेंट बन जाना है, क्या करना है मुझे। तो बेटा जो डिसीजन लेगा यहाँ पे सेल डिसीजन, सेल कहां पे बेटा डिसीजन ले लेगा, G1 फेज में। क्या डिसीजन ले लेगा, देखो सबसे पहला सेल बेटा, पहले मुझे इसको थोड़ा, हाँ ये देखो इधर आ जाओ। देखो G1 में बेटा सारी चीजें ये हो गई। अब बेटा अगर सेल को डिवाइड करना है आगे तो वो किस में जाएगा, वो S फेज में जाएगा। तो मतलब यहाँ पे सेल कंटिन्यू डिवाइड करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर बेटा G1 फेज के बाद सेल जो है ये S में नहीं जाएगा तो मतलब ये परमानेंट बन जाएगा, अब ये सेल डिवीजन नहीं करेगा, सेल साइकिल से ही आउट हो जाएगा। तो मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रही हूं कि मैम सेल डिसीजन में या तो पहला पॉइंट सेल कंटिन्यू टू ग्रो, कंटिन्यू टू डिवाइड। अगर सेल को डिवाइड करना है बेटा वो किस में एंटर करेगा, विल एंटर इनटू S फेज। और S फेज में बेटा एक बार सेल चला गया मतलब अब यहाँ पे कंफर्म है कि ये तो डिवाइड करेगा ही करेगा। या तो बेटा सेल बिकम्स परमानेंट, सेल बिकम्स
परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है अब ये सेल बेटा डिवाइड नहीं करेगा, अब ये ऐसे नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं करेगा। जैसे आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे न्यूरॉन्स वगैरह, अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे। या तो बेटा ये सेल डिसाइड करेगी और बेटा इसका अपना ही एक मूड स्विंग आ जाएगा और ये चला जाएगा G0 फेज में। G0 फेज को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज का मतलब है शांत, चुपचाप करके रहेगा, मतलब यहां पे सेल जो है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा। तो मैं लिख रही हूं यहां पे क्विनॉट फेज में सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, या सेल डू नॉट फर्दर डिवाइड exits G1 phase and enters into an inactive phase, enters into an inactive phase, जिसको हम क्या बोलते हैं क्विसेंट फेज। ये इनएक्टिव फेज का मतलब है ये जो सेल है ना, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, सेल is metabolically active but did not divide। देखो यहां पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर कि सेल जो है ना वो ग्रो नहीं कर रही है, वो अब डिवीजन नहीं कर रही है, वो ना एक अलग ही फेज में चली गई, एक मान के चलो एक ऐसे फेज में चली गई जहां पे वो डिवाइड नहीं कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी बेटा वो फिर से G1 फेज में जा सकती है, वो फिर से डिवाइड कर सकती है। देखो हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी में ना 3 तरह के सेल्स होते हैं, 3 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होता है लायबल टिश्यू। लायबल टिश्यू का मतलब है वो सेल्स जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, जो हमेशा एक सेल है इसने पूरी तैयारी की, G1 हुआ, S हुआ, G2 फेज हुआ, M फेज हुआ, डिवीजन 2 सेल्स बन गए। वो 2 सेल्स आगे जाके फिर से किस में जाएंगे, G1 फेज में जाएंगे, S फेज में जाएंगे, G2 फेज में जाएंगे, फिर से 2 सेल्स आगे जाके चलेंगे। तो बेटा ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते थे। जैसे आपकी स्किन के सेल्स, कितनी ड्राइनेस होती है, बीच बीच में समर्स में ड्राइनेस होती है, फिर वो ऊपर वाली लेयर जो है वो उठ जाती है, तो नई सेल्स अंदर बनती रहती है। या आपका जो बोन के अंदर बोन मैरो है वहां पे भी तो नई सेल्स बनती है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी उनका भी तो नए नए बनते रहते हैं ना सेल्स। तो वो क्या है, वो है लायबल सेल्स। उनमें बेटा हमेशा G1 फेज से सेल S में जाएगी, फिर G0 फेज में जाएगी, फिर M फेज में जाएगी और डिवाइड हो जाएगी। कुछ टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का मतलब है ये सेल इसने G1 फेज खत्म किया, अब बेटा वो S फेज में नहीं जाएगी, अब वो डिवाइड नहीं करेगी। जैसे आपका न्यूरॉन, यहाँ पे एक सेल को परमानेंट अपनी शेप मिल जाती है, अपना साइज फिक्स रहता है, अब बेटा ये कभी डिवाइड नहीं करेगी। इसीलिए बेटा अगर कभी कभार जो चालान होता है ना, जो बाइक में हेलमेट नहीं लगाते या स्कूटी चलाने के टाइम हेलमेट नहीं लगाते, इसमें इसलिए ज्यादा चालान होता है क्योंकि बेटा अगर बाई चांस ऊपर वाला बच्चा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर खोपड़ी में बेटा चोट आ जाएगी तो उसका जो ब्रेन होता है ना, वो ब्रेन बेटा फिर से रिपेयर का प्रोसेस ही नहीं है, न्यूरॉन्स बनेंगे ही नहीं फिर से, और हमेशा के लिए बेटा कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हेलमेट पहना करो, सुरक्षित रहा करो, क्योंकि बेटा उसमें सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। थर्ड टिश्यू जो है दैट इज द स्टेबल टिश्यू। स्टेबल टिश्यू का मतलब है ये ऐसे सेल्स है जिन्होंने कुछ टाइम के लिए सेल डिवाइड करना छोड़ दिया है, लेकिन अगर इनको मौका मिले, जब जरूरत होगी तो ये फिर से डिवाइड करेंगे। जैसे आपके लिवर की सेल्स, इमेजिन करो बेटा कोई बंदा है वो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है एंड उसकी वजह से उसका लिवर खराब हो चुका है। तो अगर उसके लिवर में मान के चलो माय डियर 20% लिवर भी बचा हुआ है एंड 80% लिवर हमने विद द हेल्प ऑफ सर्जरी निकाल दिया, तो ये 20% लिवर जो है ना, वो जो सेल्स वहां पे होंगे वो फिर से बेटा डिवाइड करके पूरा नया लिवर बना सकते हैं। तो ऐसी सेल्स को हम बोलते हैं स्टेबल सेल्स। क्यों? क्योंकि वो सेल्स कहां पे होती है, G0 फेज में चली गई होती है। सो आई होप कि ये आपको समझ आया कि G1 में क्या क्या चीजें हो रही होती है। तो नाउ अब सेकंड हम देखेंगे, हाँ मैम ये तो चलो समझ आया कि G1 में क्या हो रहा है, अब हम देखेंगे बेटा G2 में क्या चीजें हो रही है। पहले हमें इसको यहां पे लाना पड़ेगा। देखो एस फेज सेकंड लिखो, एस फेज। एस फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। एस फेज में आपको सिंपली याद रखना है, अब सेल के देखो अभी सेल के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल रेप्लिकेट हो रहे थे, डबल हो रहे थे। अब सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम लिखेंगे मैम, यहां पे न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस होती है और एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ चेंजेस होती हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मैम न्यूक्लियस में क्या होगा।
न्यूक्लियस में माय डियर आपको पॉइंट याद रखना है कि यहां पे डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए बेटा डबल हो जाता है, डीएनए डबल, बट क्रोमोसोम नंबर जो है दैट रिमेन्स सेम, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम। क्या मतलब है, देखो मान के चलो हमारी एक सेल है, उसके न्यूक्लियस के अंदर मान के चलो 2C 20 पिकोग्राम 20 पिकोग्राम डीएनए है, ठीक है, कितना है 20 पिकोग्राम। जब बेटा ये सेल एस फेज में जाएगी ना, ये अपना डीएनए डबल करेगी। अब अगर इधर 20 पिकोग्राम है, इधर क्या बनेगा 40 पिकोग्राम। G2 में भी ऑब्वियसली फिर S से जो सेल है वो G2 में जाएगी, G2 में भी कितना होगा 40 पिकोग्राम होगा। तो मतलब एस फेज में डीएनए डबल हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे लेट अस सपोज हमारे पास अभी नॉर्मल सेल में 2C, C का मतलब होता है बेटा कंटेंट ऑफ डीएनए, लेट मी चेंज द कलर। 2C का मतलब क्या है, C का मतलब होता है कंटेंट ऑफ डीएनए। मान के चलो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर 2C डीएनए है, ये G1 में है। बेटा जब ये S फेज में जाएगी तो इसका जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा, तो सिंपली कितना बनेगा 4C। तो मतलब अगर हमारे पास एक सेल है और जब वो G1 में होती है तो G1 में 2C होगा, लेकिन फिर मैम S के लास्ट में अगर आप देखोगे तो 4C होगा, और ऑब्वियसली G2 में भी कितना आपको मिल जाएगा 4C मिल जाएगा। डन, इतना क्लियर है। उसके बाद है बेटा यहाँ पे आपको याद रखना है साइटोप्लाज्म में क्या होगा। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रही है। इन एनिमल सेल में क्या होगा, देयर विल बी द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स बेटा क्या हो जाएंगे डबल। सेंट्रियोल्स पता है ना आपको, याद है मैंने आपको पढ़ाया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, दो सेंट्रियोल जब परपेंडिकुलर होते हैं वो सेंट्रियोल्स बनाएंगे, और आगे जाके बेटा ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और वही स्पिंडल फाइबर्स आगे जाके जब हमें कैरियोकाइनेसिस करना होगा वहां पे काम आ जाएगा। मतलब एम फेज से बेटा हमें स्पिंडल फाइबर चाहिए तो वो यहाँ पे बन जाएगा। तो याद रखना है सेंट्रियोल जो है ना, ये प्लांट सेल में नहीं बनता है, ये एनिमल सेल के साइटोप्लाज्म में बनता है। कब बनता है मैम एस फेज में। तो अभी तक हमने देखा दो चीजें मैम, एस फेज में पहले तो डीएनए डबल हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, प्लस सेकंड मैम सेंट्रियोल्स बने, प्लस एक और यहाँ पे बेटा देखो डीएनए डबल हो रहा है। मतलब अगर मेरे पास ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए क्या करेगा बेटा, पहले ये डीएनए का एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, उसके बाद यहां पे इसकी अलग स्ट्रैंड बन जाएगी, एंड यहां पे भी क्या बन जाएगी अलग स्ट्रैंड। दो डीएनए बन गए, अब डबल हो गया। अब देखो ये जो डीएनए होता है ना, ये पैक होता है, ये लिपटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ। मतलब ये हिस्टोन प्रोटीन है, उसके ऊपर ऐसे डीएनए लिपटा होता है। अब तुमने यहाँ पे डीएनए नया बनाया ना, डीएनए का स्ट्रैंड नया बना, तो तुम्हें वो हिस्टोन प्रोटीन भी चाहिए। इसीलिए बेटा इस फेज में तीसरा पॉइंट क्या होता है, इस फेज में मैम तीसरा पॉइंट हिस्टोन प्रोटीन्स बनते हैं। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। आ सकता है बेटा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, बताओ हिस्टोन प्रोटीन्स का सिंथेसिस किस फेज में हो रहा है। ऑप्शंस कैन बी G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए S फेज। अभी आप आगे जाके देखोगे एक और प्रोटीन बनता है दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, वो बनता है किस फेज में G2 फेज में। फिलहाल आपको इतना समझ आया मैम, S फेज में क्या हुआ, न्यूक्लियस डबल हुआ, सेंट्रियोल्स बन गए और हिस्टोन प्रोटीन्स बन गए। थर्ड वन जो है दैट इज द G2 फेज। बताइए भाई G2 फेज में क्या होगा। G2 फेज, देखो G2 फेज जो है ना, इट इज द गैप फेज बिटवीन M एंड S। M एंड S के बीच में बेटा G2 फेज है। तो मुझे एक बात बताओ, S के बाद G2 आता है ना, इसको हम बोल सकते हैं, आप ऐसे मान सकते हो G2 के बाद क्या आता है बेटा M फेज आता है। तो यहां पे मैं बोल सकती हूँ अगर S के बाद G2 आता है, इसको मैं बोल सकती हूँ पोस्ट सिंथेटिक फेज, क्या इसको हमें बोल सकती हूँ प्री माइटोटिक फेज, माइटोसिस से पहले होता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज, या हम बोल सकते हैं मैम S के बाद G2 आ रहा है, सो पोस्ट सिंथेटिक फेज, पोस्ट सिंथेटिक फेज। ठीक है, नाउ यहां पे मेन चीज क्या है कि मैम जो ऑर्गेनली G1 में रेप्लिकेट नहीं हुए थे, जिन्होंने थोड़ा नखरे किए थे, ओ हमें अभी मूड नहीं है रेप्लिकेट करने का, तो बेटा उनको यहां पे मूड आ जाता है। तो यहां पे other organelles like mitochondria, Golgi apparatus and plastids
क्या कर रहे हैं बेटा, रेप्लिकेट हो रही है। प्लस यहां पे एक और चीज बन रही है, देखो यहाँ पे G1 में भी ग्रोथ हो रही है, कुछ प्रोटीन बन रहा है, S में भी ग्रोथ हो रही है, G2 में भी ग्रोथ हो रही है, तीनों में ग्रोथ हो रही है, लेकिन M फेज में बेटा ग्रोथ ना के बराबर है। और M फेज में हमें कुछ प्रोटीन चाहिए, इसीलिए बेटा जहां पे ग्रोथ हो रही है ना वहीं पे प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा मैम, यहाँ पे तो कौन सा प्रोटीन बना था, हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है टिब्यूलिन प्रोटीन, टिब्यूलिन प्रोटीन। यही टिब्यूलिन प्रोटीन जो है, यही टिब्यूलिन प्रोटीन से बेटा आगे जाके स्पिंडल फाइबर बनेगा जो हमें एम फेज में काम आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हम क्या लिख सकते हैं, हम बेटा ऐसे ट्रेलर याद सकते हैं कि मैम G1 फेज में क्या होगा। लेट मी जूम इट आउट, आई होप ये सबको दिखाई दे रहा है। देखो G1 फेज में मैम सेल ऑर्गेनेलिस क्या हो रहे थे, मैम सेल ऑर्गेनेलिस का रेप्लिकेशन हो रहा था, बहुत अच्छी बात है, रेप्लिकेशन। ओके, कुछ एमिनो एसिड्स भी बनते हैं बेटा, कुछ यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स वगैरह। एस में क्या हुआ, डीएनए डबल हो चुका है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहा। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे मैम सेंट्रियोल्स भी बन गए थे, और कौन सा प्रोटीन बना था, यस हिस्टोन प्रोटीन बना था। यहाँ पे मैम माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेरेट्स एंड प्लास्टिड्स रेप्लिकेट कर गए थे। प्लस यहाँ पे कौन सा प्रोटीन बना था, टिब्यूलिन प्रोटीन। तो सिंपली एस में हिस्टोन प्रोटीन एंड G2 में टिब्यूलिन प्रोटीन। सो ये हमने देख लिया मैम क्या क्या फेजेस है, किसमें क्या चीजें हो रही होती है। कभी भी बेटा सेल में ऐसा नहीं कि पहले टिब्यूलिन प्रोटीन बन जाए, पहले G1 G2 फेज हो जाएगा, उसके बाद एस फेज होगा। ये सारा कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, हमेशा चीजें सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या समझना है, इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट द चेक पॉइंट्स। मैम ये चेक पॉइंट क्या होते हैं। सो बेटा ऊपर आप हेडिंग लिखो, आपका बेटा एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 120 है, 121 है, वहां पे ये सारी डिटेल्स दी गई है। तो आई होप कि आपको एनसीईआरटी साथ है, और साथ साथ बेटा आप ये नोट्स भी बनाते जो एग्जाम में बहुत ज्यादा काम आ जाएंगे। देखो हमारे पास ना दो चेक पॉइंट्स होते हैं, एक है मेजर चेक पॉइंट, मेजर चेक पॉइंट। अभी समझा देती हूं बेटा चेक पॉइंट होता क्या है, इसका क्या मतलब है। एक है माय डियर माइनर चेक पॉइंट। देखो जब बेटा एक सेल G1 से S में जाना होता है, यहां पे बेटा एक चेक पॉइंट होता है, इधर बेटा एक चेक पॉइंट होगा जिसको बोलेंगे मेजर चेक पॉइंट, और G2 और M के बीच में यहाँ पे भी एक चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब है यहाँ पे बेटा पहले चीजों को देखा जाता है। जैसे G1 में हमें देखते हैं कि अगर सेल को S में जाना है, पहले देखते हैं क्या इसकी जो सेल ऑर्गेनेल है क्या वो रेप्लिकेट पूरे हो चुके हैं, कहीं डीएनए में कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीजें अगर हमें लगेगा हाँ सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तभी जाके बेटा सेल जो है G1 से S में एंटर कर सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो S में जब डीएनए डबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेल विल एंटर इनटू द G2 फेज। अब G2 फेज से सेल जो है वो M में जाएगा कि नहीं, पहले देखा जाएगा क्या जो माइटोकॉन्ड्रिया है या बाकी ऑर्गेनेल्स है क्या वो कंप्लीटली रेप्लिकेट डबल हो चुकी है, क्या जो यहाँ पे प्रोटीन है टिब्यूलिन प्रोटीन क्या वो कंप्लीट बन चुका है। तब तक बेटा जब तक ना सारी चीजें कंप्लीट होंगी ना, तब तक आगे जाके दूसरे फेज में सेल नहीं जाती है। तो वो कौन यहाँ पे चेक करेगा, वो करेगा ये माइनर पॉइंट, माइनर चेक पॉइंट चेक। तो मेजर चेक पॉइंट जो है वो कहां पे मिलता है, बिटवीन G1 टू S। ठीक है, और ये कहां पे मिल रहा है, G2 टू M। S से G2 तक यहाँ पे कोई चेक पॉइंट नहीं होता है। अब ये जो बेटा G1S मेजर चेक पॉइंट है, इसको बेटा ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं ना, इनको एंजाइम्स, काइनेस एंजाइम्स क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं बेटा ये काइनेस एंजाइम पे, वो इन पे। तो यहाँ पे बेटा एक्चुअली ये जो चेक पॉइंट्स होते हैं ना, ये डिपेंडेंट होते हैं ऑन से एंजाइम्स। यहाँ पे एक एंजाइम होता है काइनेस एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एंजाइम, बेटा यहाँ पे इन चेक पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। तो मेजर चेक पॉइंट जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय G1S साइक्लिन CDK2, CD साइक्लिन, D का मतलब होता है डिपेंडेंट, साइक्लिन डिपेंडेंट K2। एंड माइनर चेक पॉइंट जो है इट इज कंट्रोल्ड बाय G2M साइक्लिन, यानी कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 2।
आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चेक पॉइंट कुछ नहीं होते, बस जैसे हम कभी जाते हैं ना बेटा, आपको कहीं जाना होता है तो रास्ते में वो चेक पॉइंट्स पुलिस जो होती है रास्ते में चेक करती है कि आपको जाना चाहिए कि नहीं, हालत आगे खराब है, तो वैसे यहाँ पे भी चेक होता है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमें समझना भी है, इनफैक्ट बेसिक्स में मैंने आपको ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है, एंड यहाँ पे हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे कैसे वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हेडिंग लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है, amount and number of chromosomes, amount and number of chromosomes। देखो हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है कि हमारे पास एक सेल जब सेल साइकिल स्टार्ट करता है तो हमारे पास कौन कौन से फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। ओके, ठीक है। देखो यहां से हम लिखने वाले हैं, इस साइड से पहले हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए। यहां पे हम लिखेंगे पोलैरिटी यानी कि क्रोमोसोम नंबर कितना है, और यहां पे हम लिखेंगे क्रोमैटिड्स। देखो यहां पे आपको बिल्कुल पूरा बेटा समझना है। देखो सबसे पहले जब बेटा एक सेल जीवन में होती है तो उसके पास डीएनए कितना होता है, 2C होता है। कितना होता है, 2C। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मैम डीएनए 2C है। जब बेटा ये सेल S में जाएगी तो इसका जो डीएनए वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो S में आपको क्या मिल जाएगा, 4C। ऑब्वियसली S से बेटा सेल कहां जाएगी, G2 में, तो G2 में भी आपको क्या मिल जाएगा, 4C। फिर जब वो सेल M फेज में जाएगा तो M फेज में माइटोसिस में क्या होता है, 2 सेल्स बनते हैं। तो ये जो 4C डीएनए है, ये 2 सेल्स, एक सेल को 2C मिलता है और दूसरे सेल्स को भी क्या मिलता है, 2C मिलता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि S में 2C जो है वो क्या बन चुका है, वो 4C बन चुका है। अगर माय डियर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूंगी, क्रोमोसोम अगर इसमें ह्यूमन सेल की बात कर रही हूं, अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है, इधर भी बेटा क्रोमोसोम 46 ही होगा, इधर भी क्रोमोसोम 46 ही होगा। क्रोमोसोम नंबर बेटा यहाँ पे चेंज नहीं होता है, आगे जाके बेटा इधर चेंज होगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे G1 में भी डिप्लॉइड, इधर भी डिप्लॉइड, इधर भी क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या है बेटा, सेम है, और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम ही होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद है क्रोमैटिड, ध्यान से समझना। मान के चलो बेटा S फेज में मेरे पास ये है क्रोमोसोम्स, ऐसे करके 1 2 ऐसे करके 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बेटा क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूंगी तो कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 23, इधर 23, इधर मतलब 46 क्रोमोसोम्स है। अच्छी बात है। G1 फेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एक क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के बराबर है। किसके बराबर है, क्रोमैटिन के बराबर है, सॉरी क्रोमैटिड के बराबर है। तो यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 क्रोमैटिड हो गए। लेकिन बेटा जब ये S फेज में जाएगा, S फेज के लास्ट पे जब जाएगा तो ऑब्वियसली डीएनए डबल हो चुका है। और जब आप G2 में इसी क्रोमोसोम को देखोगे तो यहाँ पे आपको कैसे क्रोमोसोम्स नजर आ जाएंगे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे बेटा ऐसा क्रोमोसोम आपको दिखेगा, समझ रहे हो। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है ना, डीएनए बेटा डबल हो चुका है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर से इधर भी 23 क्रोमोसोम, इधर भी 23 क्रोमोसोम, लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम ही है 46, लेकिन डीएनए डबल हो चुका है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था जब तक ये इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है तो यहाँ पे क्रोमैटिड
क्रोमैटिड कितने होंगे? यहाँ पे बेटा क्रोमैटिड 92 होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, इधर भी इस एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है तो एक ही क्रोमैटिड है, इस साइड से भी एक ही क्रोमोसोम एक ही क्रोमैटिड है। तो दैट मीन्स G1 में हमारे पास कितने क्रोमैटिड है? 46। एस फेज में कितने क्रोमैटिड है? ऑब्वियसली मैम एस फेज में तो डबल हो जाएगा, तो 92 क्रोमैटिड है, ठीक है 92। G2 में भी कितने होंगे? 92। M फेज में बेटा जब सेल डिवाइड करेगी, इसके पास जो 92 क्रोमैटिड है, तो 46 ये एक सेल को क्रोमैटिड दे देगा, 46 दूसरे को दे देगा। तो यहाँ पे क्रोमैटिड ही आगे जाके बेटा क्रोमोसोम बन जाता है। सो अगर तुम्हें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से कर सकते हो। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं एंड उस क्वेश्चन को हम आंसर दे देते हैं। देखते हैं कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बन सकता है। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज एन एग सेल हैज 5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी एट द एंड ऑफ G2 फेज ऑफ माइटोसिस। देखो बेटा इसका कैसे आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे दिया है एक एग सेल है, ठीक है, एक एग सेल है, इसके पास कितना है? 5 पिकोग्राम, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये बेटा एक एग सेल है। एग सेल तुम्हें पता है हमेशा हैप्लॉइड होगी, तो इसके पास कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम डीएनए। इसके न्यूक्लियस में कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम डीएनए। अब बेटा अगर ये ऑर्गेनिज्म जो है, अगर मैं इसके डिप्लॉइड सेल की बात करूंगी तो डिप्लॉइड सेल में कितना? ऑब्वियसली डिप्लॉइड में तो मैम 10 पिकोग्राम होगा। अब एक सेल साइकिल हम देखते हैं मैम, यहां पे अगर हमारे पास एक सेल की बात करेंगे, वी नो मैम यहां पे पहले सेल G1 फेज में होती है, देन S फेज में चली जाती है एंड G2 फेज में। तो मैम अगर यहाँ पे इसका डिप्लॉइड सेल में 10 पिकोग्राम डीएनए है, तो नॉर्मली सेल के अंदर 10 पिकोग्राम है। जब मैम ये S फेज में जाएगी तो S फेज में कितना बन जाएगा? 20 पिकोग्राम। फिर S फेज से ऑब्वियसली सेल कहां जाएगी? G2 फेज में। G2 फेज में भी कितना होगा? 20 पिकोग्राम। तो यहाँ पे बेटा एट द एंड ऑफ G2 फेज कितना डीएनए होगा? द आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 20 पिकोग्राम। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस भी है। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वो सारे क्वेश्चंस पहले मैं स्लाइड्स बना कर रखूंगी और आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेल साइकिल।